हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताता हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। कोई भी कंपनीज हो, चाहे वो इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर बिजनेसेस हो, तो कंपनीज के बेसिकली दो ही मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। हर कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहती है। प्रॉफिट कैसे निकलता है? अभी सबसे पहले हमारे जैसे सेल्स होती है, उसमें से फिर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन आता है, उसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं जो कि ऑपरेटिंग होती है, फिर हमारा आता है ईबीआईटी। ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर हम आता है हमारा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं, फिर आता है हमारा लास्ट में अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर से करते हैं तो हमारा आता है अर्निंग पर शेयर। तो हर कंपनी का ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहती है। और दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। वो अपने इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएट करके देना चाहते हैं, लाइक अपने मार्केट पर प्राइस पर शेयर को बढ़ाना चाहते हैं वो मार्केट्स में। मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे निकलता है? हमारा ईपीएस होता है, उसको पी रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर आता है। पी रेशो क्या होता है? पी रेशो होता है कि हाउ, लाइक फॉर एवरी 1 रुपीज ऑफ अर्निंग हाउ मच इन्वेस्टर्स आर रेडी टू पे। हर 1 रुपए की अर्निंग के लिए आपको इन्वेस्टर्स कितना पे करने के लिए रेडी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिलायंस की कंपनी है, वो 1 रुपए का प्रॉफिट करती है, उसका पी रेशो एग्जाम्पल 30 रुपीज है। तो हर 1 रुपए की आपका जो मार्केट प्राइस होगा वो होगा 30 रुपीज, 1 × 30। और पी रेशो जो होता है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट करता है। सबसे पहले आप किस इंडस्ट्री में काम करते हो, रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्की बिजनेस है, इन फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस हो गया, इसका पी रेशो काफ़ी अच्छा है। हर एक कंपनी आती है कि उसकी कंपनी का पी रेशो काफ़ी अच्छा हो। और अर्निंग प्रॉफिट्स पर भी डिपेंड करता है, कंपनी को अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स देने होते हैं। इन सब फंडामेंटल्स पर भी डिपेंड करता है, पी रेशो पर भी हमारा मार्केट प्राइस डिपेंड करता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में दोनों में क्या फ़र्क है? जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो नैरो कॉन्सेप्ट है, और जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो वाइड कॉन्सेप्ट है। और जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, और जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कंपनीज का, क्योंकि मेन वो अपने इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएट करके देना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में। और नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे फाइनेंसिंग डिसीजंस के बारे में। कोई भी कंपनी होती है, उसके फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। बेसिकली चार निखिल ये ले लिया थोड़ा, ठीक है। कोई भी कंपनी होती है वो कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट होता है, इन्वेस्टर्स होते हैं, सीनियर मैनेजमेंट होते हैं, वो चार तरीके के डिसीजन लेते हैं जो कंपनी को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट करते हैं। तीन ऐसे डिसीजन जो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करते हैं, सबसे पहला होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, और दूसरा होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन, और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन, और एक फोर्थ डिसीजन होता है जो कि कंपनीज को शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट करता है, वो होता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो एक एक करके डिसीजन के बारे में जानते हैं। सबसे पहला होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। अभी बिजनेस रन करना है तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? कोई भी कंपनी होती है तो पैसा दो ही तरीकों से आता है, एक तो डेब्ट से आता है या इक्विटी से आता है। इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से आप रेज कर सकते हो फंड्स, और डेब्ट में आप डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन से आप पैसा रेज कर सकते हो। करंट लाइबिलिटी से भी पैसा आता है, जैसे मैंने अगर जैसे किसी को उधार पर माल दिया तो मार्केट में कोई मेरे को भी देगा, बैंक्स मेरे को ओडी देंगे, बट वो शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग जो फंड्स आते हैं वो आते हैं डेब्ट और इक्विटी से। तो कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए, उसमें कितना डेब्ट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए, तो वो फाइनेंसिंग डिसीजन में होता है जो कंपनी को लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करता है। दूसरा आता है इन्वेस्टिंग डिसीजन, कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। कंपनीज को जिसका हायर एनपीवी होता है उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, उन्हीं प्रोजेक्ट्स में करना चाहिए, क्या न्यू मार्केट्स में एंटर करना चाहिए, न्यू प्रोडक्ट में एंटर करना चाहिए, मार्केट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, वो आता है हमारा इन्वेस्टिंग डिसीजंस में। और थर्ड जो हमारा डिसीजन होता है वो डिविडेंड डिसीजन होता है। इस डिसीजन में कंपनीज ये डिसाइड करती है कि डिविडेंड देना है, नहीं देना चाहिए, या उस जो कमाया हुआ पैसा उसको रीइन्वेस्ट करना चाहिए। तो कंपनी की जो पॉलिसीज होनी चाहिए वो ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसीज होनी चाहिए। फोर्थ जो डिसीजन है जो हमको शॉर्ट टर्म में कंपनीज को इम्पैक्ट करता है वो है हमारा वर्किंग कैपिटल डिसीजन। रॉ मटेरियल परचेज करना है, एम्प्लॉइज की सैलरी हो गई, न्यू हायरिंग करनी है, तो ये सब वर्किंग कैपिटल डिसीजन आते हैं जो कंपनीज को शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट करते हैं। तो अभी हम जानते हैं रेशियो एनालिसिस के बारे में, एक एक करके सारे रेशियोज पढ़ेंगे। रेशियो एनालिसिस होते हैं वो बहुत एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल होता है जो हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने में बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमको समझना हो कि कंपनी शॉर्ट टर्म में अपनी लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए कितनी सक्षम है, तो उसमें हम देखते हैं करंट रेशियोज को देखते हैं। ये हमको बैलेंस शीट, पी एंड एल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने में और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को समझने में हमारी मदद करते हैं। रेशियोज एंड इंपॉर्टेंस, रेशियो एनालिसिस का देखेंगे तो सबसे पहला है कि ये कि सिंप्लीफाइज करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, क्योंकि बैलेंस शीट, पी एंड एल स्टेटमेंट्स में
बहुत सारा डेटा होता है, लेकिन रेशियोज हमको इसको इजिली में समझने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको समझना हो कि कंपनी शॉर्ट टर्म में अपनी लाइबिलिटीज को पे करने की कितनी सक्षम है, तो उसके लिए हम करंट रेशियोज देखेंगे। डिसीजन मेकिंग टूल के लिए यूज होता है। जो कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स होते हैं वो रेशियो एनालिसिस की हेल्प से डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंडस्ट्री का डेब्ट इक्विटी रेशियो है 1:1, लेकिन हमारी कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1। इसका मतलब है कि हमारी कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है। और इंडस्ट्री कंपैरिजन के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे दूसरी हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उसका नेट प्रॉफिट रेशियो 10% है, लेकिन हमारा 7% है, 8% है, कम है। तो इंडस्ट्री कंपैरिजन के लिए भी हम रेशियो का यूज़ करते हैं। और पिछले जैसे कुछ सालों का अगर कंपैरिजन करना हो तो उसके लिए भी रेशियो एनालिसिस बहुत हेल्प करते हैं। जैसे पिछले 3 सालों का, 4 सालों का अगर ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो देखना हो कि कम हो रहा हो, घट रहा हो, तो उसके लिए हम रेशियो एनालिसिस का यूज़ करते हैं। रिस्क असेसमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं कि कंपनी कितनी जोखिम में है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो गया, तो ये रेशियो हमको ये बताता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये 1:1 से कम है, तो ये बताता है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट को सही से पे नहीं कर पा रही है। तो रेशियोज के टाइप देखेंगे तो काफ़ी रेशियोज होते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं, हमारे सोलेंसी रेशियो होते हैं, प्रॉफिट रेशियो होते हैं, मार्केट रेशियोज होते हैं, एक्टिविटी रेशियोज होते हैं। तो एक एक करके हम सारे रेशियो को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा रेशियो है वो है हमारा करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको आप एक साल के अंदर इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हमारी डेप्टर्स हो गए, इन्वेंट्री हो गए, कैश हो गया, हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गए, इसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे करंट एसेट्स होते हैं। और जो हमारी करंट लाइबिलिटीज होती हैं वो लाइबिलिटीज जिनको हमको एक साल के अंदर पे करना होता है। जैसे हमारे ट्रेड पेबल्स हो गए, हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, इनको हमको एक साल के अंदर चुकाना होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारी करंट एसेट्स है 2 लाख रुपए की, हमारी करंट लाइबिलिटीज है 1 लाख रुपए की, तो हमारा करंट रेशियो होगा 2:1। इसका मतलब ये है कि हमारे पास हर 1 रुपए की लाइबिलिटी के 2 रुपए की करंट एसेट्स है। जो आइडियल जो अच्छा रेशियो माना जाता है वो 2:1 का माना जाता है। लेकिन अगर ये रेशियो 2:1 से ज्यादा है, जैसे 3:1 है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने फंड्स को अच्छे से यूज नहीं कर रही है। करंट रेशियो की हेल्प से जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए या लोन करना चाहिए। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी को भी दिखाता है। और सेकंड जो रेशियो है हमारा वो है क्विक रेशियो। इस रेशियो को लिक्विड एसेट्स रेशियो भी कहा जाता है, लिक्विड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। क्विक एसेट्स इसका मतलब ये है कि हर 1 रुपए की करंट लाइबिलिटी के लिए हमारे पास कितने रुपए की क्विक एसेट्स है। क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। जो करंट लाइबिलिटीज होती है वही हमारी क्विक लाइबिलिटीज होती है। जो हमारा स्टॉक होता है, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, उसको करंट एसेट्स में एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि आप इसको इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये हमारी क्विक एसेट्स होती है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्विक एसेट्स है 1 लाख की और हमारी करंट लाइबिलिटीज है 50,000 की, तो हमारा क्विक रेशियो जो होगा वो होगा 2:1 का। आइडल 1:1 का अच्छा रेशियो माना जाता है। इसका मतलब ये है कि हर 1 रुपए की लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी की कंपनी के पास 2 रुपए की क्विक एसेट्स है। अगर इससे कम है तो कंपनी के पास सफिशिएंट क्विक एसेट्स नहीं है। और अगर ये रेशियो ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने फंड्स को अच्छे से यूज़ नहीं कर रही है। जो फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी के जो आइडल फंड्स होते हैं, कंपनी इजीली उनके ऊपर 6.5% का रिटर्न कर सकती है। तो कंपनी के पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए। जो नेक्स्ट हमारा जो रेशियो है वो है हमारा डेब्ट टू टोटल फंड रेशियो। ये एक ऐसा फाइनेंशियल रेशियो जो हमको बताता है कि टोटल फंड में डेब्ट का कितना कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमको बैलेंस शीट समझनी पड़ेगी। कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है, एसेट साइड में हमारे आते हैं फिक्स एसेट्स आते हैं। फिक्स एसेट्स में हमारे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मशीनरी हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया। और करंट एसेट्स में हमारे इन्वेंट्री, डेब्टर्स, कैश, ये हो गया। तो टोटल एसेट्स इसको टोटल लाइबिलिटीज होता है। हमारे जो लाइबिलिटी साइड में आते हैं वो आते हैं, सबसे पहले इक्विटी आता है। इक्विटी में हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस आते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं। हमारा डेब्ट आता है और हमारी करंट लाइबिलिटीज आते हैं। तो टोटल एसेट्स इक्वल टोटल लाइबिलिटीज। जो टोटल फंड्स होते हैं वो हमारे होते हैं D+E। कंपनी में सिर्फ पैसा लाने का 2 तरीका होता है, या तो आप डेब्ट से ला सकते हो या आप इक्विटी से ला सकते हो। D+E हमारा टोटल फंड होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा डेब्ट है 100 रुपीज़, हमारा इक्विटी है 100 रुपीज़, टोटल फंड हमारा हो गया 200। तो जो डेब्ट टू टोटल फंड रेशो है, इसमें डेब्ट डिवाइड बाय टोटल फंड, डेब्ट कितना है और टोटल फंड कितना है, टोटल फंड प्लस इक्वल D+E। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा 100 रुपीज़ डेब्ट है और टोटल फंड 200 है, तो हमारा जो रेशो होगा वो 1:2 का होगा, यानी 0.5। मतलब टोटल फंड में से 50% हमारे पास डेप्ट से। अगर ये रेशियो ज़्यादा है इसका मतलब कि हमारी कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है। और कम है तो अच्छा है कि कंपनी में जो टोटल फंड्स है उसमें इक्विटी का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है ये। और नेक्स्ट जो हमारा रेशो आता है वो आता है इक्विटी टू टोटल फंड रेशो। ये एक ऐसा फाइनेंशियल रेशो जो हमको बताता है कि कितनी ओनरशिप के हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 200 इक्विटी है, 100 डेप्ट है और टोटल फंड्स हमारा 300 है। इक्विटी डिवाइड बाई टोटल फंड्स,
तो 200 डिवाइड बाई 300, इसका मतलब कि 66.66% हमारे जो टोटल फंड्स है उसमें से इक्विटी का प्रपोर्शन इतना है। कंपनी, ये रेशो जितना अच्छा होता है उसका मतलब ये है कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है, ओनरशिप ओनर्स के हाथ में, ना कि डेब्ट पर डिपेंडेंट है। करते हैं डेब्ट इक्विटी रेशो। कुछ कंपनीज होती है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेब्ट होता है, जैसे अडानी की कंपनीज हो गई, वो अडानी जैसे लोग डेब्ट लेके आते हैं और बाकी लोग इक्विटी लेकर आते हैं। इसमें ये बताता है कि हमारी इक्विटी से डेब्ट कितना ज़्यादा है, डेब्ट डिवाइड बाई इक्विटी। फॉर एग्जांपल डेब्ट हमारा 200 है, इक्विटी हमारी 100 है, तो 200 डिवाइड बाई 100 यानी हमारी 2x है, जितनी इक्विटी नहीं उससे ज़्यादा तो हमारा डेप्ट है। इंडस्ट्री कंपैरिजन के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं वहाँ जो आइडल रेशियो है वो 1:1 का है, लेकिन हमारी कंपनी का 2:1 है। इसका मतलब हमारी कंपनी के ऊपर डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये डिसीजन लेने के लिए यूज़ में होता है डेप्ट इक्विटी रेशो। नेक्स्ट जो हमारे रेशोज आते हैं वो आते हैं प्रोप्राइटरी फंड रेशो। प्रोप्राइटरी फंड रेशो और डेप्ट टू टोटल एसेट्स रेशो। प्रोप्राइटरी फंड रेशो होता है कि कितनी एसेट्स कंपनी के पास टोटल एसेट्स है, उसमें से कितनी एसेट्स ओनर्स के फंड से बनाई गई है। जैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए रिश्ता देखते हैं, तो आपके पापा बोलते हैं कि मैं लड़का देख के आया, काफ़ी रिच है और गाड़ी है, घर है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है। पर आप बोलते हो कि नहीं पापा, इनका ये तो देखो कि इन्होंने कैसे बनाया है, इनका खुद का कुछ नहीं है, इन्होंने सब कुछ लोन से बनाया है। आप ये तो देखो कि लड़का लायक है नहीं है, इसने खुद से बनाया है या लोन वगैरह लेके बनाया है। आप बोलते हो कि ये लोग सिर्फ हवाबाजी और शोबाजी करते हैं, इनके पास खुद का कुछ नहीं है। तो आप टोटल एसेट्स देखो उनकी कितनी है। आपके पापा बोलते हैं कि 100 करोड़ की एसेट्स है, उसमें से ये देखो कि कितना लोन पर बनाया है, कितना इनका खुद का है। तो प्रोप्राइटरी फंड रेशो चेक करते हो तो आपको पता लगता है कि 90 करोड़ तो इनके बैंक लोन्स पर सब कुछ इनकी एसेट्स बनी है और 10 रुपये इन्होंने खुद के फंड से बनाया है। तो आप बोलोगे कि नहीं, ये लाइक डेब्ट के ऊपर है काफ़ी ज़्यादा। और डेब्ट और ये डेब्ट टू टोटल फंड रेशो जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब डेब्ट जितनी एसेट्स बनाई है उन्होंने ज़्यादा डेब्ट से बनाई है, ना कि। लेकिन यही अगर प्रोप्राइटरी फंड रेशो देखोगे, जैसे 90 प्रोप्राइटरी फंड है डिवाइड बाई 100, यानी 90 की एसेट्स इन्होंने खुद के फंड से बनाई है, तो आप बोलोगे कि हाँ लड़का लायक है, इसने खुद से बनाया, बाकी 10 की जो एसेट्स है इसने लोन वगैरह लेकर बनाई है। तो कुछ कंपनीज होती है जो ये दिखाती है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एसेट्स है, लेकिन उसमें ये देखेंगे कि कितना इन्होंने डेब्ट से बनाया, कितना इन्होंने इक्विटी से बनाया है। तो प्रोप्राइटरी फंड के लिए प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, और डेब्ट टू टोटल फंड्स के लिए डेब्ट डिवाइड बाय टोटल फंड्स, कि कितना डेब्ट से हुआ बनाया इन्होंने एसेट्स और कितना इन्होंने प्रोप्राइटरी फंड से बनाया। नेक्स्ट हम रेशो पढ़ेंगे ग्रोस प्रॉफिट रेशो। अभी हमारा ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकलता है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उसमें सबसे पहले सेल्स आती है, उसमें से सीओजीएस माइनस करते हैं। सीओजीएस यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होती है, हमने मटेरियल परचेज किया, फैक्ट्री में उसका प्रोडक्शन किया, जो भी एक्सपेंसेस लगे हमारे, वो जो डायरेक्टली एक्सपेंसेस लगे वो माइनस करेंगे। हाँ, फिर आएगा हमारा ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100, तो हमारा आएगा ग्रोस प्रॉफिट रेशो। कुछ जिन कंपनीज का ग्रोस प्रॉफिट रेशो अच्छा आता है वो अच्छी मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ की हमने सेल की, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20 रुपीज़ के, 80 रुपीज़ का हमारा ग्रोस प्रॉफिट रेशो गया, तो ये कंपनी अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि इसके बाद आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी माइनस होंगे। अगर आपका ग्रोस प्रॉफिट रेशियो ये फॉर एग्जांपल 20 रुपीज़ 20% ही आपका ग्रोस प्रॉफिट रेशियो है, इसके बाद भी तो और खर्चे माइनस होंगे, तो लास्ट में आते आते तो माइनस में चले जाओगे आप। फिर नेक्स्ट जो हमारा रेशो आता है वो नेट प्रॉफिट रेशो आता है। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। जो ग्रोस प्रॉफिट आता है हमारा, उसमें से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस लगे, एडमिन एक्सपेंसेस लगे, सैलरीज वगैरह लगे, वो सब माइनस करके हमारा नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल हमारा 20 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट है, 100 रुपीज़ की सेल्स है, तो हमारा 20 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रेशो हो गया। ये जो रेशोज है ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज होते हैं, ये हमको बता दें कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल होती है। इसको हम इंडस्ट्री वगैरह के साथ कंपेरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रेशो आता है वो आता है पीवी रेशो। पीवी रेशो बताता है, पीवी जो रेशो होता है वो होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। ये कैसे निकलता है, जैसे हमारी सेल्स होती है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, फिर हमारा कंट्रीब्यूशन आता है कि कंट्रीब्यूशन जो है वो सेल्स का इतना है। जैसे 100 रुपीज़ की सेल्स है, 20 रुपीज़ की वेरिएबल कॉस्ट है, 80 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन है, तो 80 डिवाइड बाई 100 इंटू 80% आपका पीवी रेशो हो गया। कुछ कुछ कंपनीज होती है जो बिजनेसेस होते हैं जिनका पीवी रेशो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। पीवी रेशो अच्छा है मतलब इसके बाद आपकी फिक्स कॉस्ट भी माइनस होगी, तो लास्ट में आप प्रॉफिटेबल हो। लेकिन अगर आपका पीवी रेशो अच्छा नहीं है, 20% है, 30% है, 40% है, और आप इंडस्ट्री के लेवल को मैच नहीं कर रहे, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर आपको एनालिसिस करना चाहिए कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा क्यों आ रही है। फॉर एग्जांपल जैसे आप टी का एग्जांपल ले लो, कोई शॉपकीपर है वो 10 रुपये की टी बेचता है, 6 रुपये की उसकी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, 4 रुपीज़ का उसका कंट्रीब्यूशन हो गया, 10 रुपये की बेचता है, तो 4 डिवाइड बाई 10 इंटू 40 रुपीज़ का उसका 40% का उसका पीवी रेशो हो गया। इसके लिए इसमें दो डिसीजन कर सकते हैं, या तो आप अपनी सेल प्राइस बढ़ा सकते हैं या वेरिएबल कॉस्ट को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने हमने टी का प्राइस 20 रुपीज़ कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट 6 आ रही है, 20 माइनस 6 डिवाइड बाई 20, तो आपका 70 रुपीज़ का पीवी रेशो आ गया।
तो या तो आप वेरिएबल कॉस्ट कम कर सकते हो या अपना सेल प्राइस बढ़ा सकते हो, इसमें ये डिसीजन मेकिंग करनी होती है। नेक्स्ट हमारा जो रेशो आता है फिक्स गुड्स फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सीओजीएस होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि मैंने फॉर एग्जांपल मैं पूरे साल में माल बेचता हूँ अपना 1 करोड़ का माल बेचता हूँ, और मेरा जो एवरेज फिनिश गुड्स रहता है कंपनी में वो रहता है 20 लाख का, तो मेरा फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स। टोटल सीओजीएस कितना है डिवाइड बाय एवरेज फिनिश गुड्स कितना है, तो हमारा 5 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि मैं पूरे साल में 1 करोड़ का माल बेचता हूँ, और जैसे 20 लाख का फिनिश गुड्स ले आया, उसको बेच दिया, फिर पैसा आया, फिर मैंने फिनिश गुड्स खरीदा, फिर उसको बेच दिया। मतलब ये रेशो जितना अच्छा होता है इसका, उसका मतलब कि कंपनी कितनी जल्दी जल्दी अपना माल बेच पा रही है। अभी पूरा 1 करोड़ का माल मैं एक साथ तो बेच नहीं दूंगा, तो 5 टाइम्स मैंने बेचा, 10 टाइम्स बेचा। पहले मैं लेके आया फिनिश गुड्स, फिर मैंने उसको बेचा, फिर मेरे पास पैसा आया, फिर मैंने खरीदा, फिर मैंने उसको बेचा, तो 5 टाइम्स मेरा फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशो है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं 100 करोड़ का माल बेचता हूँ और मेरा फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशो 100 टाइम्स है, मतलब मैं 100 बार फिनिश गुड्स लेके आता हूँ, उसको बेचता हूँ, फिनिश गुड्स लेके आता हूँ, उसको बेचता हूँ, और एवरेज जो मेरा फिनिश गुड्स रहता है एट ए टाइम वो रहता है 1 करोड़। नेक्स्ट जो हम रेशो देखेंगे वो है हमारा डेब्टर टर्नओवर रेशो। जैसे या डेब्टर टर्नओवर रेशो मीन्स क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेब्टर्स मेरे कितने रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जैसे पूरे साल में 10 करोड़ की उधार करता हूँ, और जो मेरे एवरेज डेब्टर्स रहते हैं एट ए टाइम वो रहते हैं 1 करोड़ के, तो 10 करोड़ डिवाइड बाय 1 करोड़, तो हमारा 10 टाइम्स डेब्टर टर्नओवर रेशो हो जाएगा। मतलब कि मैं 10 बार अपने कस्टमर्स को माल बेचता हूँ। लाइक जो डेब्टर क्रेडिटर्स होते हैं ना, इसमें हम कस्टमर्स को क्रेडिट देते हैं कि 30 डेज का क्रेडिट देते हैं। तो वो जैसे मेरे से माल लेके गया इन ए मंथ, जैसे वो मैं 1 करोड़ में उसको माल बेचता हूँ पूरे साल में, वो एक फर्स्ट मंथ आया मेरे पास, मैंने उसको 10 लाख का माल बेचा, फिर वो अपना फिर 1 महीने बाद वो आया, वो मेरे को अपना पुराना पेमेंट क्लियर करेगा, फिर मैं उसको नया 10 लाख का माल दूंगा। तो ऐसे साइकिल चलता है बिजनेस में। तो मेरा जो डेब्टर टर्नओवर रेशियो वो गया 10 टाइम्स हो गया, 100 टाइम्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 टाइम्स मेरे पास कस्टमर आता है, मैं उसको माल बेचता हूँ, वो पुराना पेमेंट क्लियर करता है, फिर मैं उसको नया माल बेचता हूँ। कुछ कुछ जैसे बिजनेसेस होते हैं, जैसे डेब्टर टर्नओवर रेशियो देखोगे, तो डेब्टर टर्नओवर रेशियो जितना अच्छा आता है, मतलब बिजनेसेस इसलिए भी सक्सेसफुल होते हैं, मतलब ये भी होता है कि आपके कस्टमर कितनी जल्दी जल्दी आपको पेमेंट्स ला के दे रहे हैं। तो डेब्टर टर्नओवर रेशियो अच्छा है, इसका मतलब आप जल्दी जल्दी अपने कस्टमर से पेमेंट निकलवा पा रहे हो 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स। और नेक्स्ट जो हमारा रेशियो आता है वो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। फॉर एग्जांपल मैं इस रेशियो फॉर एग्जांपल मैं पूरे साल में 10 करोड़ की क्रेडिट परचेज करता हूँ, मेरे सप्लायर के पास जाता हूँ, वो सारा माल मेरे को एक साथ तो देगा नहीं, उसने भी मेरे को क्रेडिट दे रखा होगा 30 डेज का, 60 डेज का। मैं जाऊँगा, मैं पूरे साल में 10 करोड़ का माल बेचता हूँ, मैं फर्स्ट मंथ गया, उससे 10 करोड़ का माल, 1 करोड़ का माल उठाया मैंने, मैं 1 महीने बाद फिर आया, उसको मैंने पुराना पेमेंट क्लियर किया, मैंने उससे फिर 1 करोड़ का माल खरीदा। तो जैसे मेरी साल में पूरी क्रेडिट परचेज होती है वो होती है 10 करोड़, एवरेज जो मेरा क्रेडिट रहता है वो रहता है 1 करोड़, तो 10 करोड़ डिवाइड बाय 1 करोड़, तो 10 टाइम्स मेरा क्रेडिट टर्नओवर रेशियो हो जाएगा। मतलब 10 बार मैं जाता हूँ, और मतलब एट ए टाइम मेरा 1 करोड़ का क्रेडिट रहता है, और 10 बार मैं जाता हूँ सप्लायर के पास, माल खरीदता हूँ, उसको बेचता हूँ, फिर वापस आता हूँ, उससे माल खरीदता हूँ, और फिर वापस आता हूँ। मतलब इसका मतलब ये है कि आप कितनी जल्दी जल्दी पैसा चुका रहे हो आप, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट रेशियोज हम पढ़ेंगे टोटल टर्नओवर रेशियोज। टोटल टर्नओवर रेशियोज में काफी तरीके के रेशियोज है, जैसे टोटल एसेट्स रेशियो। इसमें टर्नओवर ऊपर आता है हमारा, और नीचे आता है हमारा एसेट्स, कि आप अपने एसेट्स पर कितना रिवेन्यू कर रहे हो, लाइक कितनी सेल कर रहे हो। जैसे मेरे पास 1 करोड़ की एसेट्स है, नेट एसेट्स है, तो 1 करोड़ पर जैसे मैं 10 करोड़ का रिवेन्यू कर रहा हूँ, तो मैं 10 टाइम्स रिवेन्यू कर रहा हूँ। लाइक ऊपर मेरे 10 करोड़ का रिवेन्यू आएगा, नीचे मेरा 1 करोड़ का नेट एसेट्स आएगा, तो मैं 10 टाइम्स रिवेन्यू कर रहा हूँ। और जो इंडस्ट्रीज से कंपैरिजन कर रहे हो कि और जो इंडस्ट्रीज है वो 1 करोड़ के नेट एसेट्स पर 3 करोड़ का रिवेन्यू कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो कंपनी वो 10 टाइम्स कर रही है। ये एफिशिएंसी दिखाता है कि एसेट्स पर कितना रिवेन्यू कर रहे हैं। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो देखोगे तो फिक्स एसेट पर कितना रिवेन्यू कर रहे हो, ऊपर टोटल टर्नओवर आएगा, नीचे फिक्स एसेट्स आएंगे। तो फॉर एग्जांपल 5 करोड़ का मेरा रिवेन्यू है, और 50 लाख की मेरी फिक्स एसेट्स है, तो मैं अपने फिक्स एसेट्स पर 10 करोड़ का 5 करोड़ का रिवेन्यू कर रहा हूँ 10 टाइम्स। ये एफिशिएंसी को दिखाता है कि हम फिक्स एसेट्स पर इतना कर रहे हैं। नेक्स्ट जो रेशो देखोगे करंट एसेट्स रेशो। करंट एसेट्स फॉर एग्जांपल हमारे 30 लाख है, उस पर हम 3 करोड़ का रिवेन्यू कर रहे हैं, तो 3 करोड़ डिवाइड बाय 30 लाख, यानी 10 टाइम्स हम अपने करंट एसेट्स पर 3 करोड़ का रिवेन्यू कर रहे हैं। और वर्किंग कैपिटल पर कितना कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। हमारा टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ का है, नेटवर्क वर्किंग कैपिटल हमारा 1 करोड़ का है, 10 करोड़ डिवाइड बाय 1 करोड़, मतलब हम अपने वर्किंग कैपिटल पर 10 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं 10 टाइम्स। इसको हम इंडस्ट्री वगैरह के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, और इंडस्ट्रीज कितनी कर रही है और हमारी इंडस्ट्रीज कितनी कर रही है, तो ये इसलिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। हम
हम अपने कैपिटल पर कितना टर्न ओवर कर रहे हैं, कितना रिवेन्यू कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डी प्लस ई है 200 और उस पर हम 2000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, यानी 200 करोड़ के कैपिटल पर जो हमने डेब्ट और इक्विटी से उठाया उस पर हम 2000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, 10 टाइम्स कर रहे हैं। तो वो होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो। अभी बिजनेसेस होते हैं उसमें सिर्फ मेनली दो ही जगह से पैसा आता है, डी प्लस ई से, डेब्ट और इक्विटी से। नेक्स्ट हमारे जो रेशियोज आते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न किया, कैपिटल एम्प्लॉयड पर कितना रिटर्न किया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर आप प्री टैक्स देखोगे और पोस्ट टैक्स देखोगे तो प्री टैक्स में देखोगे तो पीबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड यानी डी प्लस ई हमारा, और पोस्ट टैक्स की बात करोगे तो इसमें से पीएटी प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो लास्ट में बच जाता है उसमें हम, क्योंकि जो ईबीआईटी होता है ना हमारा, उसमें इंटरेस्ट का भी कंपोनेंट होता है, टैक्स का भी कंपोनेंट होता है, और जो लास्ट में बच जाता है उससे हम हमारे इक्विटी वालों को, प्रेफरेंस वालों को भी पेमेंट करते हैं। अगर पोस्ट टैक्स की बात आ गई तो उसमें टैक्स नहीं लेंगे हम लोग, पीएटी लेंगे प्लस इंटरेस्ट करेंगे उसमें, और डिवाइड बाय हमारा कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, डी प्लस ई। फॉर एग्जाम्पल मेरा टोटल कैपिटल है डी प्लस ई है मेरा 100 रुपीज़, 50 इक्विटी है 50 डेप्ट है, उसमें मैं रिटर्न कर रहा हूँ अपना 10 रुपीज़। तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 100, यानी मैं अपने डेप्ट और इक्विटी पर 10% का रिटर्न कर रहा हूँ, वो मेरा आरओआई हो जाएगा। अभी अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करोगे कि आप अपने इक्विटी पर कितना रिटर्न कर रहे हो, तो वो देखोगे तो इसमें सिर्फ इक्विटी लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड की बात हो रही है तो डेप्ट और इक्विटी दोनों लेंगे, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी की बात हो रही है तो सिर्फ इक्विटी लेंगे हम लोग। इक्विटी में भी पहले इक्विटी और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड को समझो। अगर इक्विटी की बात हो रही है तो उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स भी आएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएंगे। लेकिन अगर इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स की बात हो रही है तो सिर्फ उसमें इक्विटी आता है। तो आपने अपने इक्विटी पर कितना रिटर्न किया, इसमें सिर्फ हम इक्विटी लेंगे, नीचे हमारा इक्विटी आएगा, ऊपर हमने उस पर कितना रिटर्न किया। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 रुपीज़ का रिटर्न किया 100 रुपीज़ की इक्विटी, तो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया 10। वही अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड की बात हुई है तो डेब्ट और इक्विटी दोनों लेंगे हम। नेक्स्ट हमारा आता है रिटर्न ऑन एसेट्स, हमने अपने एसेट्स पर कितना रिटर्न बनाया। फॉर एग्जाम्पल हमारे टोटल एसेट्स है फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स है 200 के, उस पर हमने कितना रिटर्न बनाया। हमने फॉर एग्जाम्पल जैसे 40 रुपीज़ का रिटर्न बनाया अपने एसेट्स पर, तो ऊपर हम आएगा हमारा रिटर्न 40 रुपीज़, नीचे आएंगे हमारे टोटल एसेट्स 200 इंटू 100, तो हमने 20% रिटर्न बनाया अपने एसेट्स पर। तो ये होगा हमारा आरओआई रिटर्न ऑन एसेट्स। अगर आपकी कंपनी ने प्रॉफिट ही नहीं किया तो ये माइनस में आता है, माइनस में भी नहीं आता, निकाल ही नहीं सकते आप, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे आते हैं मार्केट रेशियोज। मार्केट रेशियो जैसे ईपीएस, एमपीएस, पी रेशियो, जिससे मार्केट प्राइस ड्राइव होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ईपीएस के बारे में। ईपीएस क्या होता है? ईपीएस का फॉर्मूला होता है रेजिडुअल अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। जो लास्ट में सबको प्रेफरेंस इंटरेस्ट माइनस करने के बाद, टैक्स माइनस करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड देने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं रेजिडुअल अर्निंग। रेजिडुअल अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा ईबीआईटी 100 है, उसमें से मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, टैक्स माइनस कर दिया, प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड माइनस कर दिया, लास्ट में जैसे मेरी अर्निंग आती है 10 रुपीज़, और मेरी टोटल नंबर ऑफ शेयर है जैसे 10 करोड़ मेरी अर्निंग हो गई, 1 करोड़ मेरे शेयर्स हो गए, तो मेरा ईपीएस आएगा 10 रुपीज़ पर शेयर। ईपीएस ऐसे कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट रेशो है डिविडेंड पर शेयर। ये कैसे निकलता है? आपने जैसे 10 रुपीज़ की अर्निंग की, आपने डिसाइड किया कि 4 रुपीज़ का आप डिविडेंड दोगे, तो 4 रुपीज़ आपके डिविडेंड हो गए, ऊपर डिविडेंड आएगा, नीचे नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। 4 रुपीज़ का डिविडेंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, जैसे 1 हो गए, तो आपका डिविडेंड पर शेयर हो जाएगा 4 रुपीज़ पर शेयर आप डिविडेंड दे रहे हो। 10 रुपीज़ की आपने अर्निंग की, 4 रुपीज़ का डिविडेंड दे रहे हो। और नेक्स्ट डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होता है? जैसे 40% का डिविडेंड दे रहे हो, टोटल अर्निंग आपकी 10 रुपीज़ है, तो आपका डिविडेंड कितना हुआ? 4 रुपीज़ पर शेयर। नेक्स्ट हम निकालना सीखेंगे कि एमपीएस कैसे निकलता है, मार्केट पर शेयर कैसे निकलता है। तो इसका फॉर्मूला आता है ईपीएस मल्टीप्लाई बाय पी रेशो। फॉर एग्जांपल मेरा ईपीएस है 1 रुपीज़ और पी रेशो 30 रुपीज़, तो मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर निकल के आएगा 30 रुपीज़ का। और अगर आप टोटल मार्केट वैल्यू निकालना चाहो तो उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। 30 रुपीज़ मार्केट पर प्राइस शेयर है और 1 करोड़ मेरी टोटल शेयर है, तो 30 करोड़ मेरी टोटल मार्केट वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। फिर नेक्स्ट रेशो हम पढ़ेंगे बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकलता है? नेटवर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अभी नेटवर्थ कैसे निकलती है? तो नेटवर्थ निकालने के 2 रूट होते हैं हमारे पास, एक तो एसेट रूट होता है, एक लायबिलिटी रूट होता है। अगर आप एसेट रूट की बात करोगे तो हम उसमें लेंगे फिक्स एसेट्स लेंगे और नेटवर्किंग कैपिटल लेंगे। नेटवर्किंग कैपिटल मतलब सीए माइनस सीएल। अब बैलेंस शीट को देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारी 100 रुपीज़ की फिक्स एसेट्स है, 150 की हमारी करंट लायबिलिटी है, टोटल एसेट साइड होगी हमारी 250,
और हमारा जो डेप्ट और इक्विटी का कंपोनेंट है, इक्विटी 100 है, डेप्ट 100 है और हमारी करंट लायबिलिटी है 50। तो हमको एक्चुअल में पैसा कितना चाहिए? फिक्स एसेट्स 100, करंट एसेट्स 150, 250 माइनस करंट लायबिलिटीज करोगे 50, तो एक्चुअल में पैसा तो हमको 200 चाहिए ना। लाइक मैंने किसी को लोगों को उधार पर माल दिया तो मेरे को भी कोई देगा ना, तो वो करंट लायबिलिटीज को यहाँ से माइनस करेंगे। और आप लायबिलिटी की बात करोगे कि लायबिलिटी साइड से निकालोगे तो डेप्ट प्लस इक्विटी लेंगे, सब लॉन्ग टर्म वाले लेते हैं। अगर आपको नेटवर्क निकालनी हो तो नेटवर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करोगे तो आप बुक वैल्यू पर शेयर बुक वैल्यू पर शेयर निकलेगी आपकी। बुक वैल्यू पर शेयर और मार्केट प्राइस पर शेयर काफ़ी अलग होती है, बट अगर आपकी कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर काफ़ी अच्छी तो मार्केट प्राइस भी लाइक ऑब्वियसली अच्छा होगा। देन फिर नेक्स्ट रेशो हम पढ़ेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशो हो गया हमारा, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो हो गया, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो हो गया। कवरेज रेशो का मतलब है कि उस पे जैसे इंटरेस्ट का आपका 10 लाख का एक्सपेंस है तो 10 10 लाख को पे करने के लिए आपके पास कितने फंड्स है। लाइक सबसे पहले जैसे हमारा ईबीआईडी होता है, फिर उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, टैक्स माइनस करते हैं, हमारा लास्ट में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस करते हैं, फिर हमारा इक्विटी डिविडेंड उसमें से माइनस होता है। तो सबसे पहले ईबीआईडी फॉर एग्जांपल हमारा 50 लाख का है और इंटरेस्ट का पेमेंट जो हमको करना है वो 10 लाख का करना है। भाई चालू है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए हमारे पास कितना पैसा है। तो फॉर एग्जांपल ईबीआईटी हमारा 50 लाख है, इंटरेस्ट हमारा 10 लाख है, तो इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए मतलब हमारे पास इतना पैसा है कि हम 5x पेमेंट कर सकते हैं, यानी इतना कवर है हमारे पास कि ईबीआईटी हमारे पास 5x है 10 लाख का। तो ऊपर हमारा ईबीआईटी आएगा 50 लाख, नीचे हमारा इंटरेस्ट आएगा 10 लाख, वो हमारा 5 टाइम्स हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो वो देखते हैं। और नेक्स्ट हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो हो गया, इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद हमारा ईबीटी आता है, टैक्स माइनस करते हैं, ईएटी आता है। ईएटी जो जैसे ईएटी होता है उसमें से हम प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा 2,80,000 हमारा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है और ईएटी हमारा 28 लाख है, तो इसका प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कवरेज का फॉर्मूला होता है ईएटी डिवाइड बाय प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, 28 लाख डिवाइड बाय 2,80,000, यानी 10 टाइम्स हमारे पास प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड वालों को देने के लिए 10 गुना पैसा है, इतना कवर है हमारे पास। फिर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड वालों को भी पैसा देने के बाद लास्ट में हमको जो अर्निंग्स बचती है वो हम इक्विटी वालों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे 10 लाख का हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो गया और इक्विटी वालों को हम डिविडेंड दे रहे हैं 1 लाख का, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स 10 लाख ऊपर आएंगे और नीचे हमारा आएगा कि इक्विटी वालों को कितना डिविडेंड दे रहे हैं 10 टाइम्स, यानी इक्विटी वालों को 1 लाख का डिविडेंड देने के लिए हमारे पास 10 गुना पैसा है, इतना बफर है। लेकिन अगर ये रेशियो जैसे 1 से कम चला जाता है तो वो कंपनी थ्रेट में मानी जाती है, अंडर थ्रेट, क्योंकि कंपनी का सफिशिएंट फंड्स नहीं है इंटरेस्ट वालों को देने के लिए, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड वालों को देने के लिए, इक्विटी वालों को देने के लिए। ये रेशियोज कवर बताते हैं कि हमारे पास इतना बफर पैसा है, 5x दे सकते हैं हम, जितना हमको डिविडेंड देना है, इंटरेस्ट देना है, उसका 10x हम पेमेंट कर सकते हैं, इतना हमारे पास बफर पैसा है। और सारे रेशियोज पढ़ लिए। अब हमारा एक रेशो आता है पी रेशो। पी रेशो कैसे निकलता है? पी रेशो हमारा निकलता है जो हमारा मार्केट प्राइस होता है उसको हम ईपीएस से डिवाइड करते हैं तो हमारा पी रेशो आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा मार्केट प्राइस है 100 रुपीज़ और हमारा ईपीएस है 10 रुपीज़, तो हमारा पी रेशो हो गया 10। पी रेशो पर काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो डिपेंडेंट करता है। जैसे आज रिलायंस की कंपनी का अगर आप एग्जांपल लेते हो, रिलायंस की कंपनी जैसे आज 100 रुपीज़ की अर्निंग करती है और उसका पी रेशो 30 रुपीज़ का है, तो उसका मार्केट पर प्राइस शेयर जो चल रहा है वो राइट नाउ 3000 चल रहा है। तो पी रेशो काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आपकी कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, रिस्क कितना है आपके बिजनेस में, ये मार्केट के फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। पी रेशो 1 रुपये की अर्निंग के लिए आपको इन्वेस्टर्स कितना पैसा देने के लिए रेडी है वो बताता है। तो ये सारे रेशियोज डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, आप इन्वेस्टिंग डिसीजंस करोगे, जो भी आपको आईपीओ लेके आना है, एफपीओ लेके आना है, क्यूआईपी करना है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये सब रेशियोज को देखते हैं। अगर मर्जर एक्विजिशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स करेगा कोई कंपनी, ड्यू डिलिजेंस होना है, बैंक्स आपको लोन दे रही है, तो सबसे पहले रेशियोज देखते हैं और फाइनेंशियल आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को देखी जाती है और रेशियोज आपको के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने में हेल्प करते हैं। थैंक यू।